नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। शाम की सभा 7:10। आज हम जो है प्रधानमंत्री की चिट्ठी पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश की जनता के नाम। पहले मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ, फिर अपने साथियों से मिलवाऊंगा। चिट्ठी है, मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों। मैं ये चिट्ठी स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग, हालांकि पढ़ना मुश्किल होगा लेकिन देख पाएंगे। और हमारे ये चिट्ठी है, बड़े स्क्रीन पे तो दिख जाएगा, छोटे स्क्रीन पे नहीं दिखता। वो लिख रहा है कि मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, मां नर्मदा की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम। मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूँ, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकलकर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बना। कौन भूल सकता है 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को, जहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पिछले 20 वर्षों से जो भरोसा आपने हम पर दिखाया है, उसके चलते मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा सरकार की अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश में हुए 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण, 16% से अधिक विकास, आर्थिक विकास दर, 65 लाख से अधिक घरों में नल से जल, 28,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। ये 20 वर्ष न सिर्फ मध्य प्रदेश के विकास के रहे हैं, बल्कि आपके हम पर विश्वास के भी रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का विकास मॉडल पूरे देश के लिए गरीब पूरी कल्याण, चिट्ठी महिला। पढ़िएगा धनंजय जी, हाँ पूरी चिट्ठी पढ़ेंगे जी, जनता तो को आप पता भाजपा चले का ही का एवं तो समग्र। भाजपा का प्रचार माना जाएगा ये। अब करना पड़ेगा, क्या करेंगे सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रचार है। एवं समग्र प्रोत्साहन का मॉडल बन गया। थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। भाजपा सरकार ने अपने गरीब कल्याण के संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश के हर वंचित के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई है, जिनके चलते आज मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। महिला कल्याण के प्रति समर्पण भाव रखते हुए हमने लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मियों की उन्नति के लिए निरंतर काम किया है। आज मध्य प्रदेश के किसानों, दलितों, आदिवासियों एवं युवाओं का वर्तमान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चलते बेहतर विकास हुआ है। उनके सामने एक उन्नत भविष्य राह देख रहा है। वर्ष 2014 से पहले केंद्र से कांग्रेस सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जन कल्याण एवं प्रदेश के विकास में अनेक कठिनाइयां आती थी। आज पूरा देश साक्षी है कि 2014 के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के भीतर एक नई क्षमता का विस्तार हुआ और हमने मिलकर जहां मध्य प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य दिया है, वहीं अपने गौरवशाली इतिहास को भी सहेजा है। यह आपके और डबल इंजन सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। मध्य प्रदेश भारत के टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। 10 पे है, 3 पर शामिल होने की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। मेरा सदा से मध्य प्रदेश के साथ एक विशेष जुड़ाव रहा है, जिसके चलते आपने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे असीम स्नेह देते हुए भाजपा को अभूतपूर्व विजय दिलाई थी। मुझे पूरा विश्वास है उसी राह आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आप मुझ तक सीधा समर्थन पहुंचाएंगे एवं भाजपा पर अपने अटूट विश्वास के चलते फिर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ आपका अपना मोदी जी को सीधा समर्थन पहुंचाएं, भाजपा को वोट देकर एमपी में जिताएं। तो ये जो समर्थन की चिट्ठी है, राजाराम भाई साहब बोल रहा है कि पूरा पढ़ के सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाएंगे, प्रधानमंत्री की बात है भाई, चिट्ठी तो घर घर पहुंचाएंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेंद्र भाई भी। देखिए, चिट्ठी में अगर चिट्ठी को गौर से पढ़िए, मैंने गौर से कई बार पढ़ी चिट्ठी को राजाराम भाई, और चिट्ठी पढ़ करके मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी में नया कुछ नहीं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक लाइन में जिक्र किया है शिवराज सिंह चौहान का। 20 साल में जो भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है,
उसमें एक लाइन जिक्र है, एक लाइन में केवल उनके नाम का जिक्र है, आधा सा जिक्र है। मैं फिर से वो लाइन पढ़ता हूँ, और वो कह रहे हैं कि इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा सरकार की अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप जो सड़क का निर्माण हुआ है, जो आर्थिक विकास हुआ है, 65 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में नल जल योजना से जल पहुंचा है, 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। ये सब के लिए उन्होंने जो है आधे लाइन में, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, वो ब्लैक अंडरलाइन किया, बोल्ड किया कुछ लाइनों को, शिवराज सिंह चौहान का नाम बोल्ड में नहीं है। और आखिर में कहा है मोदी जी ने कि सीधा जो है वो मोदी जी को सीधा समर्थन पहुंचाए, ये मोदी जी को सीधा समर्थन पहुंचाए। और शिवराज सिंह का नाम बोल्ड में नहीं है, मोदी जी का नाम बोल्ड में है, फोटो भी जो है मोदी जी का मुख्य है, बाकी चेहरा जो है शिवराज सिंह का चेहरा वैसे ही है जो बाकी सांसदों का चेहरा है, नरोत्तम मिश्रा का चेहरा है, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चेहरा है, तमाम उन नेताओं के चेहरे हैं जो केंद्र से भेजे गए हैं मध्य प्रदेश में लड़ाई की, और मोदी जी का सबसे चेहरा बड़ा है। तो मुझे दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का इसमें चेहरा जो है छोटा है, उनका नाम नहीं है, और 20 साल में जो प्रदेश ने तरक्की की है उसमें उनको योगदान देने की बजाय भाजपा सरकार को योगदान दिया गया है, और देश में जो तरक्की हुई है उसके लिए मोदी जी को श्रेय जाता है, भाजपा को श्रेय नहीं जाता। जी बिल्कुल। राजाराम भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ, और राजेश भाई ने बड़ा बढ़िया स्पष्ट कर दिया उसका मजमून। बिना हमने तो पढ़ा इसलिए कि पढ़ना चाहिए और ये याद रखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। तो राजेश भाई आपने बहुत बढ़िया डिफाइन किया। आप जिस तरह से आपने रिएक्ट किया उससे मालूम है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो उनके पत्र को नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके भाषणों को सुन सुन के तंग हो गए हैं, और हमारे इस पे भी कई बार लोग लिखते हैं कि अरे यार क्यों उनका बार बार उनकी चीजें दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस बात को कि मोदी जी को कितना प्यार करते हैं हमारे देश के लोग, 140 करोड़ लोग। राजाराम भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? छत्तीसगढ़ में हैं आप, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, हो सकता है वहां के नाम भी चिट्ठी आ जाए, और ये आ जाए चिट्ठी की किस तरह से रमन सिंह ने बढ़िया बनाया था या हमने बनाने की कोशिश की और किस तरह से भूपेश बघेल ने बिगाड़ दिया है, वो आए चिट्ठी कहीं ना कहीं कुछ आ सकती है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो सेंटर बनाया गया जा रहा है पूरे देश भर में, नमो नाम से, नमो भारत ट्रेन बनाया लॉन्च हो चुकी है, ये क्या करने, इसके पीछे क्या सोच लग रहा है, क्या कर रहे हैं, और क्यों उनके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है? अगर सिर्फ अपने नाम को देख रहे हैं तो बीजेपी उनके पीछे क्यों खड़ी है, संघ उनके पीछे क्यों खड़ा? धनंजय जी, पहले तो मैं चिट्ठी की बात करूं कि हम लोग मन की बात काफी समय से सुनते रहे हैं। टीवी के समय वो टीवी पे आके कभी उन्होंने कोई, मुझे ख्याल नहीं आता प्रेस वार्ता, खुली प्रेस वार्ता ली हो। उन्होंने रेडियो पे एक तरफा मन की बात पूरे देश को सुनाया, और ट्विटर के युग में वो चिट्ठी लिख रहे हैं, इसलिए मैं उनका तो स्वागत करता हूं। पहली बात। दूसरी बात, जो मां नर्मदा से जब शुरू करते हैं तो मुझे बनारस वाला एपिसोड याद आता है, जब गंगा मैया की बात वो करते हैं, तो उन्होंने मां नर्मदा से शुरू किया है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं इस चिट्ठी में जो मैं समझ पा रहा हूं। पहली चीज तो इस चिट्ठी से खुशी किसको है, तो सबसे पहली खुशी तो मेरे ख्याल से शिवराज चौहान को होगी कि कम से कम नाम का जिक्र तो आया उनके नाम का। क्योंकि इससे पहले जो सभा हुई थी, भरी सभा में समझ लीजिए कि शिवराज सिंह का नाम भी नहीं लिया और उधर देखा भी नहीं उन्होंने, तो बड़ी पीड़ा हुई थी। तो ये एक अच्छी बात रही। लेकिन इस दो तीन चीजें हैं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, तो जो ये कहते हैं कि भाई इसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है 16% विकास दर से आगे बढ़ रहा है, तो भारत की अगर विकास दर देखें तो 6 पॉइंट पहुंच जाता है तो हम वाह वाह बोलते हैं, और अभी 6.4 to 6.7% पे है, तो कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कुलांचे भर रही है। और इस 16% विकास दर जो है, यह तो इसे ऐसे कैलकुलेट करिए, 20 वर्षों में अगर 16% विकास दर है तो 700% हो गया, अर्थव्यवस्था 7 गुना बढ़ गई।
तो ये 16% विकास दर कहाँ से आंकड़ा निकला है यह मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि प्रधानमंत्री की चिट्ठी है तो गंभीर बात है कि अगर 16% की दर से विकास हो रहा है। अब जो एक बड़ी चीज है कि भाई वो अपने या शिवराज सिंह चौहान या भाजपा के लिए वोट मांगने के बजाय एक डबल इंजन की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि भाई 2014 की तरह मुझे मेरा चेहरा देख के वोट दीजिए। तो इसमें मैं ये मान रहा हूं कि सेट नैरेटिव है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने हाल की जनसभाओं में पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी को जिताना है कि नहीं, भाजपा को जिताना की बात नहीं पूछी उन्होंने। और इसी हफ्ते 2 रैलियां हुई अमित शाह की, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, कोंडागांव और जगदलपुर में। वहां भी उन्होंने कहा कि मोदी जी को आगे ले आना है 2024 में, और इसलिए मोदी जी को जिताना है तो अभी आपको प्रदेश सरकार में भाजपा को लाना है। तो इस तरह से देखिए, और नाम के बारे में राजेश भाई ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टेडियम है उसका नमो स्टेडियम किया गया, जिस तरह से, ऐसा मैंने नहीं देखा कि भाई कोई प्रधानमंत्री पद पे हो और उनके नाम पे बना दिया जाए, स्टेडियम का नामकरण बनाया जाए, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर नेता का नाम हटा के गुजरात में अगर नाम डाल रहे हैं तो नाम के प्रति प्रेम समझ में आता है। और राजनीति में हर कोई चाहता है वो अमर हो जाए, तो इनकी भावना संभवतः वही है, अमर हो जाए। अब आपने एक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कही, तो छत्तीसगढ़ संदर्भ में मुझे लगता है कि उन्हें चिट्ठी के बजाय टेलीग्राम की जरूरत पड़ेगी, और टेलीग्राम बंद हो गया है। तो टेलीग्राम बंद हो गया है दुर्भाग्य से, और मोदी जी के समय ही बंद हुआ। तो यहां पर क्या है कि मोदी जी का चेहरा हो या मोदी जी का ब्रांड हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थितियां थोड़ी अलग है। छत्तीसगढ़ में मोदी जी के चेहरे के बजाय किसानों की जेब में क्या जा रहा है, क्योंकि 80% वोट किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, और धान यहाँ की प्रमुख फसल रही है, और किसानों के जेब में भूपेश सरकार ने पैसे डाले हैं 5 सालों तक लगातार, जो कि वादा करके भी भाजपा मुकर गई थी। वो एक बड़ी चीज है। तो मोदी जी के चेहरे पर वोट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, मेरा मानना है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की जो बात है, छत्तीसगढ़िया के अस्तित्व की बात है, अपनी परंपराओं की, लोक भाषा की, तीज त्योहार की बात है, उसे जिस तरह से भूपेश बघेल ने जनता की नब्ज पकड़ते हुए उभारा है, वो जो मोदी ब्रांड के सामने ज्यादा सशक्त रूप से खड़ा है। यही कारण है कि कहा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ में तो जीत रही है। मोदी जी की जो रणनीति समझ में आती है मध्य प्रदेश की, चूंकि चिट्ठी मध्य प्रदेश को लिखी गई है, तो जिस तरह से प्रहलाद पटेल जी को उन्होंने चुनाव में उतारा है, जिस तरह से नरेंद्र तोमर जी को उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है, फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा है, ज्योतिरादित्य की भी बात चल रही थी कि भाई इन्हें भी शिवपुरी से लड़ाया जाए, यशोधरा राजे नहीं लड़ रही है, और इनकी अंतिम लिस्ट भी लटकी रही। तो मुझे लगता है कि इसमें मोदी जी केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे नाम पे, मेरे ब्रांड नाम पे, मेरे चेहरे पे चुनाव हो रहा है। अगर ये हार जाते हैं तो केंद्र में इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचेगा केंद्र में, और ये अगर जीत जाते हैं तो ये मोदी जी के ब्रांड नाम से जीते हैं। तो ये जो स्थिति उन्होंने खड़ी की है, इसमें मतलब एक तीर से दो, एक तो अपना प्रतिद्वंदी, जैसे शिवराज सिंह भाई 18 साल तक कोई अगर सीएम रह जाता है तो उसका दावा बनता है केंद्र के कुर्सी पे। तो जिस तरह से उन्होंने उनको दरकिनार किया सभाओं से हर जगह पे, और उसके बाद जिस तरह से केंद्र के बड़े बड़े कद्दावर अपने आप को जो मानते हुए नेताओं को उतारा है, तो सीधी सी बात है कि भाई शिवराज सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सीएम की रेस में तो तब शामिल होंगे जब मोदी जी तय करेंगे, क्योंकि चुनाव तो मोदी जी के नाम पे चल रहा है। लेकिन ये चिट्ठी कितना असर करेगी, ये भावुक अपील समझे तो कितना असर करेगी मुझे नहीं मालूम। जब यहाँ पे मंच में खड़े होकर आप गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, उसके बाद भीड़ तो आती है लेकिन वोट नहीं देती, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत बड़ा मतलब निकलेगा। वैसे भी 230 सीट में 229 सीट कांग्रेस ने घोषित कर दी है, और भाजपा प्रत्याशी चयन में काफी पीछे चली है। फिर उमा जी का बयान आ गया अभी कल परसों कि पिछड़े वर्ग को और महिलाओं को जो आपको प्रतिशत देना चाहिए था, वर्तमान जो लिस्ट आई है उसमें तो प्रतिशत नहीं दे रहे हैं आप। उन्होंने खुलेआम नाराजगी जाहिर की, ट्वीट भी किया कि
आप लोगों ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया, पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा की। तो ये जब राज्य में चुनाव होते हैं तो ये मुद्दे ज्यादा सशक्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये चिट्ठी जो है इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और मोदी जी जितना अपने आप को, जिस तरह से उनका आकलन है कि भाई उनके ब्रांड पे, उनके चेहरे पे चुनाव जीतेंगे, और जिस तरह से उन्होंने दर्शाया भी था पिछले बार जब जीत के गए थे, तो किसी मंत्री की या किसी सांसद की कोई हैसियत नहीं दिखती थी उनके सामने। राजेश भाई का विश्लेषण काफी हद तक सही है। तो उन्होंने 1 नंबर से 10 नंबर तक कोई नेता ही नहीं बीजेपी में उनके बाद। तो वो स्थिति बरकरार रखने के लिए भी यह सब हो रहा है, जो पूरा प्रपंच हो रहा है कि मोदी है, बस मोदी। जैसे कि वो विदेश में भी जाते हैं तो उनके कान में मोदी मोदी गूंजना चाहिए, तो भगवान जाने कहाँ से भीड़ आती थी, जबकि इतने लोकप्रिय जाते हैं। आज भी मोदी मोदी पीछे वर्ग रहता है, चिल्लाता है। क्या पता रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्डेड रहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बचता जरूर है। तो इसी तरह से इसे देखें आप। जी जी, क्या बात है। डॉक्टर राजाराम कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए ना प्लीज। मैं केवल एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि मोदी नाम केवलम अभी तक चल रहा था, लेकिन जो मोदी जी ने जो तिलिस्म बनाया था, और जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें ले आए कि भाई 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, एक पे एक नई नई स्कीम लाई। आपको ख्याल होगा किसी को कि 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में आया था, कभी सोचे कहाँ गया। तो बहुत सारी चीजें और भी उन्होंने कही कि भाई 15 लाख ले आएंगे, तो फिर कहा नहीं, ये तो जुमला था। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ये चीजें लोगों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। मैं केवल एक ही चीज बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे धान का मूल्य जो 16, 17, 1800 में था, सबका 2500 प्रति एकड़ 16 क्विंटल खरीदा गया, और वही उसी कारण सत्ता में आई। उन्होंने वादा किया था, विश्वास किया। अब आप पोस्ट डेटेड चेक बांटते रहिए, कितने भी पोस्ट डेटेड चेक बांटते रहिए। अब जनता जो है, मैं देख रहा हूं, देख रही है कि वास्तव में देगा कौन। अब ये अपना जो घोषणा पत्र अभी भी मध्य प्रदेश में नहीं लाए बीजेपी वाले, लेकिन जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो बड़ी चीजें हैं उसमें कि 2600 रुपया किलो में हम खरीदेंगे गेहूं, और 2500 में धान, 2 लाख तक का कर्जा माफी, और 5 एचपी तक का पंप का फ्री, 10 एचपी का आधा, और फिर महिलाओं को 1500 रुपया नारी सम्मान निधि, और बेरोजगारों को 3000 रुपया। ये जो चीजें हैं सीधे सीधे मास को कनेक्ट कर रही हैं। और बगल में पड़ोस में उन्होंने छत्तीसगढ़ में देखा कि मध्य प्रदेश में धान जो है 1600 रुपया, 1500 रुपया क्विंटल बिक रहा है, और बगल में पड़ोस में 25 रुपया किसान को मिल रहा है। ये चीज अंतर डालेगी। मेरा जो व्यवहारिक अनुभव है, मतलब ग्राउंड जीरो से जो मैं देख रहा हूं, किसानों के बीच उठता बैठता हूं, वो जो मैं समझा रहा हूं, तो ये मोदी जी का जो तिलिस्म था ना सर, वो अब जब कुछ तो लोग कसौटी पे करते हैं कि भाई आप बड़ी बड़ी बात कर दीजिए, चिट्ठी में ही बता दीजिए, चिट्ठी में आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आम आदमी को क्या दे रहे हैं बताइए। हाँ, नर्मदा जी को प्रणाम किया, बड़ी अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था इतना परसेंट, बहुत ठीक बोला इन्होंने कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात आप किनारे रखिए। पब्लिक तो ये देखती है भाई कि मुझे एक्चुअल में क्या मिल रहा है, और वास्तव में वही वही चीज जो है वोट में निर्णायक हो रही है आजकल। हाँ, इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जिस तरह से 90 में 67 यहाँ पे आए, और जिस तरह से आपने कर्नाटक का भी चुनाव देखा, जो योजनाएं उठा के देख लीजिए, घोषणा पत्र देख लीजिए, जो घोषणा केवल करेगा मोदी जी की तरह अमल नहीं करेगा उस पर। किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे हैं, कर्जा दुगना हो गया, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं। अब इन चीजों पे बात करनी होगी, और ये बात हो रही है, और इन पे अगर वोटिंग होगी तो मुझे लगता है जैसे चिट्ठी वगैरह से खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ है ही नहीं चिट्ठी में, आप कुछ देने की बात कर रहे हैं क्या? बड़ी मेहनत करी हमारे शिवराज जी ने, हाँ जी करी जी, यहां से यहां तक पहुंचा दिया। और ठीक कह रहे हैं, आंकड़े से क्या किसको लेना देना कि 16% विकास दर थी और 18% थी, आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ना है। तो ये अच्छा रहा। और हम लोग, राजाराम भाई आपने जो कहा ना कि चिट्ठी पढ़ के प्रचार कर रहे हैं क्या, मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत बहुत गंभीर चर्चा करके, राजाराम भाई लगता चले गए हैं, नहीं मैं हूँ, बहुत गंभीर चर्चा करके भी जो है ना कुछ हासिल नहीं होना। तो हमने कहा कि अब बात कही की जाए। हम शाम में जैसे आपके आपके यहाँ समझिए पहले आ जाते थे और दलान में बैठ करके गप करते, चाय पीते, तो वो कोरोना ने तो हमसे छीन लिया।
तो कोरोना ने छीना, जी लेकिन हमको इंटरनेट दे दिया। तो हम आपको फोन कर देते हैं, आइए भाई साहब शाम में बैठते हैं, जरा सैनी साहब कुछ बोल देते हैं, कुछ जय हिंद साहब बोल देते हैं, कुछ आप बोल देते हैं, कुछ हम, कुछ कोयार बोल देते हैं, और हमारे दर्शक भी कुछ बोल देते हैं, तो शाम की चौपाल वह हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वो बस में जो लड़की है और जो वो दिखता है राजीव रंजन के प्रोग्राम में, वही इस देश का भविष्य है, वही जाना है। और इसलिए मैंने कहा, मैं मोदी जी को बिल्कुल गलत नहीं मानता, और मैं मानता हूं कि वो पहली बार एक ऐसा मनुष्य हमारे समाज में आया है जिसने स्वर्ग की जगह एक और बतलाया है कि स्वर्ग का सपना आप खरीद तो रहे हो इतने सालों से, तो स्वर्ग जब खरीद सकते हो तो अच्छे दिन भी खरीद लो। ये तो कहते हैं कि अच्छा बोलने से अच्छा होगा, हम सब इस बात को मानते हैं कि 24 घंटा में सरस्वती जो है जीवा पर एक बार बैठती है, इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, किसी समय तो अच्छा हो ही जाएगा। इसीलिए लोग जो ढेर सारे हैं जो 24 घंटा का कीर्तन करते रहते हैं। तो ये सब बिक रहा है राजा राम भाई साहब, बिकता रहेगा मुझे लगता है कि, और हमारे आपके जैसे 5, 7, 10 लोग आर्य समाज और फलाना करते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हम हुकूमत में ऐसे ही रहेंगे, हम अपने चकल्लस कर दिए, भाई उनको अपना चकल्लस कर भाई दिया। भाई धनंजय जी, मैं जी माफ करिए आपको टोकूंगा, ऐसा हाँ नहीं है। जी हमारी आपकी बदकही को हजारों लोग देखते हैं, सुनते हैं, जी और ये चीजें रसरी यावत जात ते सिल पर होत निशान, बहुत जब बढ़िया। झूठ को कई बार दोहराते हैं और उस पे लोग यकीन करते हैं, तो हम तो सच, जो हमें सच लगता है वही बोलते हैं। हम तो किसी के मुखौटा नहीं है कि किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं हमारी, जो हमारा विश्लेषण बोल लगता है बोल रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी कमजोरी यही है कि अगर जनता जागरूक नहीं है, जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता अपना ही भला बुरा नहीं समझती है, तो उसको वैसे ही शासक मिलते हैं जैसे कि वो होती है। तो वो हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें इस दौर में हम, हमारा फर्ज क्या है वो हम पूरा कर रहे हैं। धनंजय भाई, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, इसे छोटी बात मैं नहीं मानता। और ये जो भी आप शब्द बोल रहे हैं, ये शाश्वत रहेगा, हमेशा रहेगा, इस लिंक में पड़ा रहेगा, कल दोहराया जाएगा, सुना जाएगा, बताया जाएगा सही कहा गलत कहा। हमारे दौर का ये फर्ज है जो हम लोग अदा कर रहे हैं, ये करना चाहिए, और बेबाकी से कर रहे हैं। आप सबको, सभी की मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, और हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे हैं। हमारे जो कुछ साथी देखते हैं वो भी कहते हैं नहीं, बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा विश्लेषण है। राजा राम भाई देखिए, हम ये चिट्ठी इसलिए भी लेके आए कि मोदी जी देखिए उस चिट्ठी में कह रहे हैं कि केंद्र के सौतेले व्यवहार की वजह से 2014 के पहले वो लिख रहे हैं कि केंद्र के सौतेले व्यवहार की वजह से मध्य प्रदेश के विकास जो है वो रुका हुआ था, और अब डबल इंजन की सरकार। तो इसलिए हमने कहा कि 13-14 में जब 14% डेवलपमेंट रेट था मध्य प्रदेश एक्सपोजर। का, और अभी जो है अगर 10 वर्षों में 9 वर्षों में अगर 16% हुआ है आपके सदव्यवहार से, तो कितना व्यवहार, कितना बदला। लेकिन देखिए हमारे दर्शक 11 है, लेकिन जहां गप चल रहा होगा वहां दर्शक 11,000 होंगे। मैं इसलिए मैंने ये जिक्र किया, और कुछ बात नहीं है। कि हम चिट्ठी इसीलिए लेके आए क्योंकि वो बिल्कुल सही कहा हमारे राजेश भाई ने, ये याद रखिएगा, ये फिर दोहराइएगा। राजा राम भाई साहब इसीलिए हम चिट्ठी लेके आए, इसीलिए पढ़े। धनंजय भाई, 11 भी देख रहे हैं ना, गुरु नानक के साथ चलने वाले केवल 5 थे, 5 प्यारे। तो 11 कोई संख्या कम नहीं है। निराशा के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। आप सब अपने आप में एक संस्था हैं, और उसी तरह के लोग देख रहे हैं। कई बार धारा के विपरीत तैरना बड़ा कठिन होता है, तो क्या करें। बिल्कुल। लक्ष्य अगर कैलाश चंद्र भाई हमारे साथ है, आफ्ताब अहमद हमारे साथ हैं, तनु वसुदेव हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं 8 BM यादव जी हैं हमारे साथ, सलीम रामपुरी जी हैं हमारे साथ, ये 7 लोग यहाँ पे कमेंट करने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम भाई, आए आप, ओम सैनी साहब, डॉक्टर अनिल जैन साहब, संजीव भाई, नागेंद्र भाई और राजेश भाई, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो दर्शक हमारे साथ रहे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम।